राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक लड़की की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में ठाकुर दिग्विजय सिंह अपने परिवार के साथ रहते थे। पुरखों की जमींदारी थी, सो चल रही थी, पर ठाकुर साहब के व्यवहार में वो लहजा नहीं था, इसलिए सब गांव वाले उन्हें बहुत प्रेम करते थे। परिवार में उनकी माँ, पत्नी और उनके 4 बच्चे थे। 3 छोटे भाई थे। सबसे छोटा भाई वीर सिंह अविवाहित था। उसकी शादी के रिश्ते आ रहे थे, पर सबसे छोटी बहू की खोज पूरी नहीं हो पा रही थी। फुलवा ठाकुर साहब की पुत्री थी और 9 भाइयों के बीच में सबकी लाडली अकेली बहन थी। 20 दिन पहले पास के गांव के पंडित जी जो वीर सिंह के लिए एक रिश्ता लाए थे। गुण और संस्कार के कारण पंडित जी का उन पर अटूट विश्वास था, इसलिए सभी जो उस रिश्ते के लिए सहमत हो गए। आज वीर सिंह के ससुराल वाले तिलक लेकर ठाकुर साहब की हवेली पर आ रहे थे। स्वागत की जोर शोर से तैयारी चल रही थी। गांव वालों को देखकर लग रहा था मानो ठाकुर साहब की नाक नीची नहीं होने देने की लोगों ने कसम खा ली थी। पूरा गांव ही उनके स्वागत के लिए तैयार था। दिन के दूसरे पहर वधू पक्ष जो गांव में पहुंचा, उनके स्वागत सत्कार में कोई कमी नहीं थी। लड़की के पिता अपनी बेटी की किस्मत पर बहुत प्रसन्न हो रहे थे। तिलक की रस्म हवेली के बीचों बीच आंगन में हुई थी। रोशनी की भी पूरी व्यवस्था थी। बढ़ते अंधेरे का एहसास ही नहीं होने दिया था। लोगों के मध्य एक सुंदर सा युवक बैठा था। वह वीर सिंह था, जो अपनी पत्नी सुशीला के बुआ के बेटे रामाकांत का मित्र था और शहर में वो दोनों साथ पढ़ाई कर रहे थे। छुट्टियां चल रही थी तो वो भी रामाकांत के साथ उसकी फुफेरी बहन के तिलक में शामिल होने आ गया था। पंडित जी के मंत्रोच्चारण के बीच ही एक बहुत जोर से खिलखिलाहट की आवाज ने सबका ध्यान भंग किया। नजर उठाते ही देखा तो लाल रंग की रेशमी साड़ी पहने एक खूबसूरत सी युवती हंसते जा रही थी और वह युवक यानी सुदर्शन उसे देखता जा रहा था। तभी फुलवा की आंखें और उसकी आंखों से मिली। उसने अपना लाल पल्लू खींचा और छुप गई अपने बगल में बैठी काकी माँ के पीछे। रस्में पूरी हुई, बधाइयों का दौर पूरा हुआ, रात का भोजन भी खत्म हुआ, सभी को सोने की जगह भेज दिया गया। पर नहीं खत्म हुआ तो फुलवा को फिर से देखने का सुदर्शन का इंतजार। उधर फुलवा को उन आंखों का आकर्षण भी रोमांचित कर रहा था। नींद दोनों की ही आंखों में नहीं थी। कब नींद आई दोनों को पता नहीं चला। सुबह वधू पक्ष वापस जाने की तैयारी में था और सुदर्शन व्याकुल था, बस एक झलक की चाह मन में लिए था। तभी गुलाबी साड़ी में फुलवा दिखी। जिसे किसी ने फुलवा के नाम से पुकारा तो वह तुरंत दौड़ पड़ी और बोली, आई काकी माँ। उसे देखकर सुदर्शन तो खुश हो गया और चल पड़ा सुंदर सपनों के साथ वापस। अपने मन में एक तस्वीर लिए फुलवा की घर पहुंचा। सुशीला के पिता ने बताया कि विवाह 3 महीने बाद पूर्णमासी को संपन्न होगा, क्योंकि वीर सिंह की पत्नी का नाम सुशीला था। इसी के साथ सुशीला अपने सपनों की दुनिया में खो गई। अच्छा समय तो पंख लगाकर उड़ जाता है। उधर ठाकुर साहब के घर भी ढोलक की थाप सुनने लगी। रिश्तेदारों का जमावाड़ा होना शुरू हो गया। विवाह के 10 दिनों बाद रामाकांत ने छुट्टी की अर्जी दी और गांव चलने की तैयारी करने लगा। तभी सुदर्शन आया और चुपचाप बैठ गया, लगा जैसे कुछ कहना चाहता हो। आंखों की भाषा ने रामाकांत को पूछने पर मजबूर किया, क्या बात है मित्र, आजकल खोए खोए से रहते हो। अपनी हर परेशानी में हम जो साथ साथ रहे हैं, पर आजकल तुम कुछ बदल से गए हो। सहानुभूति के मीठे बोल और पीठ पर किसी अपने का हाथ तो छलक उठी आंखें। और रामाकांत बड़े ही हैरानी भरे जो
अचरज से उसे देखने लगा। उसने सुदर्शन का चेहरा उठाया और खुद पर जो नियंत्रण रखते हुए सुदर्शन ने जो फिर फुलवा के बारे में बताया और विनती की कि वह अपनी बुआ की लड़की से इस बारे में बात करे। तो रामाकांत मुस्कुरा उठा। ओ, तो ये बात है, मेरे मित्र को प्यार हो गया है। हंस पड़ा सुदर्शन भी अपनी नम आंखों को पोंछते हुए। दोनों ही मित्रों की खिलखिलाहट उस कमरे में फैल गई। रामाकांत के आश्वासन से सुदर्शन ने अपनी फुलवा से मिलन की आस पैदा कर दी। रामाकांत जानता था कि शायद ऐसा होना बहुत मुश्किल है, पर अब तो वह वचन दे चुका है अपने मित्र को। इसी उधेड़ बुन में रामाकांत निकल पड़ा अपने गांव। वहां से फिर माँ को लेकर उसे सुशीला के घर जाना था। गांव पहुंचते पहुंचते शाम ढल चुकी थी। कुछ थकान और कुछ घर आने के कारण भोजन के पश्चात शीघ्र ही रामाकांत को नींद आ गई और सुबह जरा देर से आंख खुली तो माँ प्यार से बोली, देर हो जाएगी बेटा, चल जल्दी से तैयार हो जा, जल्दी निकलेंगे तो उजाले में ही भैया के घर पहुंच जाएंगे। 2 घंटे बाद पूरा परिवार चल पड़ा था सुशीला की शादी में शामिल होने। दिन ढलते ढलते सब लोग पहुंच गए अपने स्थान पर। सभी शादी की रस्मों की तैयारियों में व्यस्त हो गए। एक दिन मौका देखकर रामाकांत ने सुशीला से अपने मित्र सुदर्शन के मन की बात कही। सुशीला ने भाई को आश्वासन दिया कि वहां का माहौल देखकर वह फुलवा की शादी का प्रस्ताव जरूर रखेगी। वह दिन भी आ गया जब सुशीला विदा होकर ससुराल पहुंची। सभी ने उसे पलकों पर बिठा लिया। सबसे छोटी बहुरानी जो थी, सबके प्यार के बीच सबसे ज्यादा लगाव जिससे सुशीला को हुआ वह फुलवा थी। दोनों हमउम्र थीं और हर पल उनका साथ बढ़ता ही गया। अपने व्यवहार से सुशीला ने भी सभी का मन मोह लिया था। एक दिन मौका देखकर उसने अपने पति वीर सिंह से फुलवा और सुदर्शन के विवाह का प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव उचित जानकर वीर सिंह ने यह प्रस्ताव अपने बड़े भाइयों के सामने रखा। सभी को यह प्रस्ताव पसंद आया, किंतु बिना घर वर देखे सहमत होने का प्रश्न ही नहीं था। अब पंडित जी को इस बारे में जानकारी प्राप्त करने की जिम्मेदारी सौंप दी गई। पंडित जी ने सुदर्शन के घर जाकर फुलवा के विवाह का प्रस्ताव रखा तो अच्छा रिश्ता जानकर उन्होंने भी तुरंत मान लिया। अगले सप्ताह लड़की वालों के साथ आना तय हुआ। पंडित जी तुरंत ठाकुर साहब के घर पहुंचे और खुशखबरी दी और वर पक्ष की इतनी तारीफ की कि सभी बहुत जल्दी वहां जाने के लिए तैयार हो गए। इधर फुलवा सुदर्शन के जो प्रयोजन से अनजान अपने मीठे सपने बुनती थी। नियत तिथि पर ठाकुर साहब अपने भाइयों, पंडित जी और कुछ खास लोगों को लेकर पूरे ठाट बाट से जो फुलवा के भाभी ससुराल पहुंचे। इतनी बड़ी हवेली और शानो शौकत देखकर सभी चकित रह गए। सुदर्शन के पिता राय साहब के नाम से प्रसिद्ध थे। उनका पहनावा और रहन सहन सब प्रभावित करने वाला था, किंतु इसके बावजूद उन्होंने ठाकुर साहब और भाइयों के सत्कार में कोई कमी नहीं छोड़ी। सबसे बड़ी बात थी कि मुद्दों पर सहमति के बाद उन्होंने अपने बड़े पुत्र सुदर्शन को आवाज लगाने को कहा तो आतुर सा सुदर्शन स्वयं ही आ पहुंचा और सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। ठाकुर साहब की आंखें भर आईं ऐसे सौम्य दामाद को देखकर। राय साहब ने बताया कि यह उनका छोटा बेटा पढ़ाई में अव्वल है और जल्दी ही आगे की पढ़ाई के लिए विलायत जाने वाला है, इसलिए रिश्ता पसंद होने पर विवाह बहुत जल्दी करना चाहूंगा। अभी तक तो यह साहबजादे विवाह को तैयार ही नहीं था। बड़ी मिन्नतों के बाद साहबजादे तैयार हुए हैं। राय साहब का इतना कहना था कि सभी भाई हंस पड़े और सुदर्शन शर्मा गया। उसे रामाकांत ने पहले ही बता दिया था, यह रिश्ता फुलवा के घर से आया है। 1 महीने बाद विवाह की तिथि निकली। कम समय के बाद भी इस तिथि को पक्का कर दिया गया। ठाकुर साहब तो खुशी मन से वापस चल दिए और रास्ते भर विवाह की तैयारियों के बारे में भाइयों से बातचीत करते रहे। घर पहुंचते ही सभी लोगों ने उन्हें घेर लिया और फुलवा एक दरवाजे के पीछे छुपकर सारी बातें सुनती रही। विवाह निश्चित हो गया, यह जानकर घर में खुशी और चिंता की लहर दौड़ गई। खुशी घर वर अच्छा खासा मिलने की और चिंता इतने कम समय में विवाह करने की तैयारी को लेकर। खुशहाल समय पंख लगाकर उड़ जाते हैं और वह घड़ी भी आ गई जब चंपा को ब्याहने सुदर्शन अपने बंधु बांधवों के साथ
फुलवा के गांव आ पहुंचा। उसने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था इतनी आसानी से मनचाहा हो जाएगा। इसके लिए वह अपने मित्र रामाकांत का जो आभार देना नहीं भूला था, सो आज भी जो उसके साथ ही था। रस्मों के बाद विदा की तैयारी हुई। हर कोई दुखी था, किंतु इस बिछो में भी आनंद छिपा हुआ था। फुलवा विदा होकर अपने ससुराल पहुंच गई। चंद घंटों के इस सफर से मायके से ससुराल के बीच में एक लड़की अल्लड़पन से परिपक्व स्त्री बन जाती है, किसी को पता नहीं चलता। खैर, फुलवा भी ससुराल पहुंच गई। नई दुल्हन का स्वागत हुआ। शाम को मुंह दिखाई की रस्म हुई। सभी ने बहू की तारीफ की और सुदर्शन के भाग्य को बहुत ही सराहा। यह सब सुनकर सुदर्शन मनी मन बहुत खुश हो रहा था। वह भी फुलवा की एक झलक पाने को परेशान था, किंतु उसकी समस्या किसी को भी नहीं भान हो रही थी। धीरे धीरे फुलवा सभी से घुल मिल गई और सुदर्शन के हृदय में उसने अपने प्रति प्रेम को बढ़ा लिया था, जो कि सुदर्शन के हृदय में बढ़ता जा रहा था। एक दिन ऐसे ही प्रेम के पलों में फुलवा का उदास चेहरा देखकर सुदर्शन ने उससे पूछा, क्या बात है फुलवा, आजकल तुम बहुत परेशान हो, बोलो ना, क्या माँ के घर जाना चाहती हो? फुलवा कोई उत्तर नहीं दे सकी, पर नम आंखों को भी छुपा नहीं सकी। तो यह उसकी आंखों में आंसू देखकर सुदर्शन अधीर हो गया। बोला, बोलो ना फुलवा, क्या परेशानी है तुझे? फुलवा ने धीरे से कहा, अब आप जल्दी ही विलायत चले जाएंगे। 3 सालों में मुझे भुला तो नहीं दोगे ना? इस बिछो की अग्नि को तो सुदर्शन भी जो परेशान था, किंतु उसने बड़े ही संयत स्वर में कहा, नहीं फुलवा, किसी कारण से मेरा जाना 3 महीने के लिए टल गया है। आओ फुलवा, इन 3 महीनों में आने वाले 3 साल जी लें, ताकि ये मीठी यादें हमारे वियोग के पलों में हमारा सहारा बने। इतना कहकर सुदर्शन ने फुलवा को अपने सीने से लगा लिया। फुलवा भी बिना किसी विरोध के चुपचाप उसके सीने पर से टिकाई रही। समय तो अपनी गति से चलता ही रहता है। जाने के लगभग 15-20 दिन पहले फुलवा को बड़ी कमजोरी सी महसूस हो रही थी, पर संकोच के कारण उसने किसी को कुछ नहीं कहा। पर एक दिन सुबह बड़ी जेठानी ने पूछा, क्या बात है फुलवा, तुम कुछ सुस्त सी लग रही हो? फुलवा बोली, हाँ दीदी, कुछ दिनों से कुछ अच्छा नहीं लग रहा, न ही भूख लग रही है और न ही शरीर ठीक है, बड़ी कमजोरी सी लगती है। फुलवा की बात सुनकर जेठानी की अनुभवी आंखें सब समझ गईं। तुरंत ही सभी महिलाओं में खुशखबरी फैल गई और सुदर्शन भी इससे अनजान नहीं रहा। अपनी खुशियों को अपनी प्रिय से बांटने के लिए उसके पास आने का इंतजार करता रहा। फिर जब फुलवा पास आई तो वह अपनी खुशी नहीं छिपा सका और फुलवा को गोद में उठा लिया। फुलवा तो बस लाज से लाल हुई जा रही थी। घर में सभी ने फुलवा को कोई भी काम नहीं करने की हिदायत दे दी कि कोई भी काम फुलवा आज से नहीं करेगी, बस आराम करेगी। अब तो दिन रात बस फुलवा को और सुदर्शन के ही थे। आखिर सुदर्शन के जाने का समय आ गया। राय साहब और दोनों बड़े भाई उसको शहर तक छोड़ने जा रहे थे। सुबह ही निकलना था, तो जल्दी सोने का आदेश दे दिया और सभी सोने चले गए। पर नींद ना तो फुलवा की आंखों में आई और ना ही सुदर्शन की आंखों में। दोनों ही एक दूसरे का हाथ पकड़े रहे। तब सुदर्शन ने कहा कि फुलवा, मैं चाहता हूँ कि जब तुम मुझे विदा करो तो मैं तुम्हारा हंसता हुआ चेहरा देखूं। मुझे सबल मिलेगा। तुम्हें इस हाल में अकेले छोड़कर जाने का अपराध बोध तो मुझे नहीं होगा। मुझे कहो तो मैं तुम्हें मायके भिजवा दूं। फुलवा बोली, कैसी बातें करते हो जी, क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? और क्या ऐसी स्थिति में मैं अपने माँ पिताजी के पास जाऊंगी? फिर फुलवा ने सुदर्शन की आंखों में देखकर कहा कि आप निश्चिंत हो जाइए। विलायत में पढ़ाई करके आपके सफल बैरिस्टर बनने का सपना अब मेरी आंखों में भी बसता है। मैं भी अब इस सपने को साकार करने में आपकी प्रेरणा बनने की कोशिश करूंगी। अपना, हमारा और होने वाले हमारे बच्चे और इस परिवार में सभी का मैं ध्यान रखूंगी। सुदर्शन सिर्फ इतना ही कह सका कि फुलवा, तुम ही तो मेरी प्रेरणा हो। हाँ, पर एक वादा करो, 1 सप्ताह मुझे एक खत हर हफ्ते लिखती रहना।
मैं दीनू काका से कह दूंगा, वो उसे डाक में भेज दिया करेंगे। फुलवा बोली, ठीक है। और मुस्कुराते हुए फुलवा ने कहा, पर आप भी खत भेजना हर सप्ताह। दोनों ही अब एक दूसरे की ताकत बनकर खड़े हो गए। रात बीती, सुबह आई और सुदर्शन सभी का आशीर्वाद और हिदायतें लेकर चल पड़ा विलायत, अपने और फुलवा के सपनों को साकार करने। वहां पहुंचने पर उसने घर खैरियत का पत्र भेजा और साथ ही एक पत्र और भेजा। राय साहब समझदार थे तो एक ही पत्र खोला और दूसरा पत्र फुलवा के पास भिजवा दिया। फुलवा उस पत्र को जाने कितनी बार पढ़ती रही और मन ही मन उसका जवाब सोचती रही। खाली होने पर वह भी पत्र लिखती और चुपके से दीनू काका को दे दिया। समय तो अपनी गति से चल रहा था, पर फुलवा को उसकी गति बहुत धीमी लगती थी। सुदर्शन अपनी पढ़ाई और नए वातावरण में व्यस्त था, किंतु हर सप्ताह पत्र भेजना नहीं भूलता था। फुलवा भी अपना वादा नहीं भूलती। इस तरह दोनों हर पल एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। समय नजदीक आने पर फुलवा ने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया था। दोनों ही स्वस्थ थे। यह समाचार सुदर्शन को फुलवा से नहीं मिल सका। वो जानता था कि कुछ दिनों तक फुलवा का पत्र तो नहीं आएगा, किंतु वह अपना वादा निभाता रहा। पत्र नहीं भेजने का ताना देकर फुलवा को वह परेशान करता, पर अपना पत्र हर सप्ताह भेजता। 3 महीनों के बाद एक दिन उसे फुलवा का पत्र मिला। ढेर सारी क्षमा के साथ नन्हे कुंवरपाल की ही बातों से पत्र भरा हुआ था। पत्रों का साप्ताहिक आदान प्रदान फिर शुरू हो गया। हर हफ्ते दोनों के पत्र आने लगे। सुदर्शन अपना सर्वश्रेष्ठ कर रहा था। मंजिल के निकट होने का स्वप्न दोनों ही पति पत्नी की आंखों में पल रहा था और हर पत्र में नन्हे पुत्र कुंवरपाल की बढ़ती शैतानियों का जिक्र होता था। दूर होने पर भी दोनों एक दूसरे के हर पल को साथ जिए जा रहे थे। सुदर्शन को वापस आने में मात्र 4 महीने बचे थे, क्योंकि समय तो अपनी गति से बीत रहा था। एक दिन दीनू काका ने खबर दी कि पूरब के गांव में एक बीमारी फैल गई है। पूरा का पूरा गांव खत्म हो गया है। सुना है कि ये बीमारी चूहों से होती है। इस घटना से सभी चिंतित हो गए। समझदारी से परिपूर्ण फुलवा ने एक बार कहीं स्वामी विवेकानंद जी की बातें सुनी थी। इस बीमारी का इलाज तो कोई नहीं था, किंतु साफ सफाई और सावधानी ही इस बीमारी को दूर करने का मुख्य उपाय था। फुलवा ने सभी नौकर और महाराज को सफाई से काम करने का निर्देश दिया और खुद भी अतिरिक्त साफ सफाई में लग गई थी। इसी के बीच जो बीमारी और बढ़ने और पास के गांव में फैलने की खबर ने सभी को परेशान कर दिया। राय साहब समझ नहीं पा रहे थे, इतने बड़े परिवार को लेकर शहर में जाएं तो कहाँ जाएं। पत्नी से विचार विमर्श कर उन्होंने तीनों बहुओं को उनके मायके पहुंचा दिया। तीसरी बहू के मायके के पास ही फुलवा का मायका था और वह उनके साथ चली जाए। फिर वो लोग शहर के किसी धर्मशाला में समय बिता लेंगे। सब ठीक हो जाएगा तो सभी को फिर से बुला लेंगे। और सबको यह निर्णय स्वीकार था, किंतु होने को कौन टाल सकता है। दूसरे दिन सुबह फुलवा भंडार घर से राशन निकालने गई तो उसके मुंह से चीख निकल गई। ओ माँ! सभी दौड़कर पहुंचे तो वहां मरे हुए चूहों को देखकर सब हंसने लगे, किंतु फुलवा समझ गई कि अब तो काल यहाँ भी आ गया है। अगले ही दिन छोटी जेठानी के शरीर की जो गिल्टी ने सभी को भयभीत कर दिया। राय साहब ने बाकी सभी को जल्दी ही मायके जाने को कहा। दोनों बड़ी जेठानियां उसी दिन निकल गईं अपने पतियों के साथ। फुलवा ने साफ कह दिया कि वह जीजी की देखभाल करेगी, फिर ठीक होने पर उसके साथ चली जाएगी। तबीयत नहीं सुधरी और ना ही जेठानी के लिए कोई दवा काम आई और बीमार जेठानी प्लेग जैसी बीमारी से लड़ नहीं सकी। उसकी मृत्यु के बाद दूसरे दिन ही राय साहब ने सभी को तुरंत ही शहर चलने का आदेश दिया। फुलवा अपने शरीर में उठती गांठों से अनजान नहीं थी, सो उसने तुरंत ही राय साहब से प्रार्थना की कि वे सभी लोग छोटे कुंवरपाल को लेकर शहर चले जाएं और उसे दीनू काका के साथ उसके मायके भेज दें। राय साहब ने उसकी बात मान ली और सुबह ही प्रस्थान की तैयारी हो गई।
प्रातः अंधेरे में ही राय साहब परिवार को लेकर निकल गए और दीनू को आदेश दिया कि उजाला होते ही फुलवा को लेकर उसके मायके के लिए निकल जाए। सबके जाते ही फुलवा ने कागज कलम लिया और सुदर्शन को पत्र लिखने लगी। प्रियवर, आपके दर्शन की आस अब तो पूरी होने को है। आपने विछोह की आग में जलते हुए भी अपना स्वप्न पूर्ण किया। अपने कुंवरपाल को भी आप अपनी तरह एक नेक, सौम्य और सफल इंसान बनाएंगे, यह मुझे पूरा विश्वास है। आपने जो प्रेम, सम्मान और स्नेह मुझे दिया है वो मेरे जाने किन पुण्यों का फल है। मैं हर जन्म में सिर्फ और सिर्फ आपकी अर्धांगिनी बनूं, यही प्रभु से प्रार्थना है और मन से में मेरे यही आस है। आपकी अपनी फुलवा। अब तक फुलवा की सांसें उखड़ने लगी थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वह जान गई थी कि अपने स्वामी से मिलन की आस अब कभी पूरी नहीं होगी। तभी बाहर से दीनू काका ने आवाज लगाई, बहुरानी चलो अब चलें। तो फुलवा बोली, हाँ काका, अब तो चलने का समय हो गया है, जरा अंदर आना। आते ही अंदर दीनू काका को जो फुलवा ने पत्र दिया और कहा, इसे जल्दी से जल्दी सुदर्शन के पास भेज दें। और दीनू काका फुलवा की हालत देखकर जो हैरान रह गया, उसके हाथ से पत्र लिया और दौड़कर वह पहले वैद्य जी के पास गया और कि पहले फुलवा बेटा को जो वैद्य जी से दिखाऊंगा। जब तक वह वैद्य जी के पास गया, वैद्य जी को लेकर आया, तब तक फुलवा की सांसें उखड़ चुकी थी। फुलवा अपनी अनंत यात्रा पर जा चुकी थी। अब तो दीनू काका दहाड़े मार कर रोने लगे। कुछ दिन बाद बीमारी भी शांत हो गई थी। फुलवा अपने पति से मिलन की आस में परलोक सिधार गई। ऐसी महामारी फैली थी, कितने लोगों को उस महामारी ने जो बिछड़ गए थे अपनों से, कितने घर उजड़ गए थे, कितनी पत्नियां, कितने पति उनके जोड़े बिछड़ गए, कितने भाइयों की बहन, कितने बहनों के भाई, कितने माँ के बेटे, कितने बेटों की माँ, कितने पिता, कितने बेटे इस बीमारी में काल के ग्रास बन गए थे, कोई गिनती नहीं थी। लेकिन जब 4 महीने पूरे हुए और सुदर्शन आया तो वह भी दहाड़े मार मार कर बहुत रोया। उसकी तो हालत देखने लायक थी, लेकिन अपने कुंवरपाल के लिए उसे जीना था, उसे फुलवा के कहे अनुसार बनाना था। इसलिए उसने राय साहब ने दूसरी शादी का जो प्रस्ताव सुदर्शन के सामने रखा, लेकिन सुदर्शन ने साफ मना कर दिया। वह तो फुलवा से बहुत प्रेम करता था। फुलवा कद की छोटी थी, लेकिन बहुत ही स्वाभिमानी स्त्री थी। बहुत ही उसने जो दिल से अपनी फुलवा को प्रेम किया था और वह अपनी पत्नी बनाई थी, सच्चा प्रेम किया था, एक नज़र का प्रेम था। तो वह भला फुलवा की जगह किसी और को कैसे दे दे, कैसे अपने बेटे के लिए वो कुमाता ले आए। इसलिए सुदर्शन ने साफ मना कर दिया था और अपने कुंवरपाल की जो परवरिश में उसने अपना पूरा जीवन लगा दिया था और उसे अपनी तरह बैरिस्टर बनाया था। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।